हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बच्चों। कैसे हैं आप सभी? मैं शालिनी शर्मा एक बार फिर आपके लिए ग्रेड 8 चैप्टर नंबर 8 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म लेकर आई हूं। वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म का मीनिंग मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वुमेन एंड कास्ट का मीनिंग हम आराम से आसानी से जानते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफॉर्म? रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? रिफॉर्म का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट। किसी भी चीज में धीरे धीरे जो इम्प्रूवमेंट आता है हम उसे बोलते हैं रिफॉर्म। तो ये जो हमारा आज का लेसन है वो इसी पर ही है, कैसे वुमेन और कास्टिज्म में धीरे धीरे करके इंडिया में इम्प्रूवमेंट आया, हमारी कंट्री में इम्प्रूवमेंट आया, जो इंडियंस हैं उनको इसके बारे में नॉलेज कैसे आई। अभी की जो सिचुएशन है, जो हम देख रहे हैं, जो चाइल्ड एजुकेशन है, गर्ल्स एजुकेशन है, वो एक इम्प्रूव्ड सिचुएशन है। ये इम्प्रूव्ड सिनेरियो है इंडिया का। बट जो 200 साल पहले है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था। 200 इयर्स अगो लड़कियां स्कूल्स में पढ़ने नहीं जाया करते थे। वो बेसिकली उनका काम था कि वो क्या अपना हाउस होल्ड वर्क ही करती थी या खेतों में जाके या घर का काम ही किया करती थी। वो बाहर किसी स्कूल में जाके, कहीं स्कूल या पाठशाला जो हुआ करता था, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, वहां जाके पढ़ाई नहीं कर सकती थी। सिर्फ बॉयज ही, लड़के ही पढ़ा करते थे। जो फैमिली है वो ऑर्थोडॉक्स ज्यादा हुआ करती थी। वो ये चाहती थी कि लड़के ही पढ़े, लड़कियां पढ़ाई नहीं करती। वो उनका जो बच्चे थे, बाल विवाह, लड़कियां बहुत छोटी हुआ करती थी और उनकी शादी कर दी जाती थी। कोई वोटिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं हुआ करता था। अपने अकॉर्डिंग बच्चियों की शादी कर दी जाती थी। वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो बिल्कुल भी नहीं जाती थी, जब वो स्कूल्स ही नहीं जाती। मगर अभी क्या सिचुएशन है, गर्ल बॉयज इवन जो है कोएड स्कूल में भी पढ़ सकते हैं। लड़कियां लव मैरिज या अरेंज मैरिज, वो उन पे डिपेंड करता है, वो क्या करती है, वो चूज भी कर सकती है अपना हस्बैंड इजीली। कोई बर्डन या कोई उनको बर्डन नहीं है फैमिली का या उनका कि मुझे ये जो उन्होंने कह दिया वैसे वैसे ही मैरिज करनी है, वैसे ही शादी होगी मेरी। ये उनका खुद का डिसीजन है कि वो किससे और कैसे शादी करना चाहती है, किस एज में शादी करना चाहती। अभी वो वोटिंग भी कर सकती है। इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड है अभी का जो सिचुएशन है वुमेन का। पहले की सिचुएशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इस डिफरेंस का जो डिफरेंस वो कम कैसे हुआ, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था हमारे रिफॉर्मर्स का। रिफॉर्मर्स जिनके बारे में हम आगे आराम से समझेंगे, उनका सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट था, इम्प्रूवमेंट था। वो कुछ टॉपिक लेके आए थे जो इंडिया को एजुकेट करने के लिए वो सामने रख रहे थे लोगों के, इंडियंस के, कि आप समझिए इस चीज को कि ये कितना गलत है और हम इन टॉपिक्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सती का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सती? हुआ सती, सतिया विट्रियस वुमेन। जब कोई औरत अपने हस्बैंड, उसका हस्बैंड अगर एक्सपायर होता है तो वो उसके फ्यूनरल में जब उसकी चिता जलती है तो उसे भी उस बर्निंग फ्लेम्स में बैठा दिया जाता था कि उसे भी वैसे ही बिना मारे जिंदा जलाया जाता था। उसे बोलते थे सती। ये बात बोलने से ही अगर वो आप सिचुएशन सोचो तो उस चीज से ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए उस टाइम उनपे क्या बीतती होगी। और इस चीज को जो हमारे रिफॉर्मर्स थे वो लोगों को एजुकेट करते थे कि ये कितना गलत है जो हम करते आ रहे हैं, हमें इस चीज को नहीं करना चाहिए। ये कुछ टॉपिक्स हैं, वो हम डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे जैसे 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टैम्पलेट्स, लीफलेट्स का डेवलपमेंट हुआ। इन सब चीजों को रिटर्न जो मैटर्स थे वो इजीली लोगों के पहुंच तक आ गए। मनुस्क्रिप्ट का जो टाइम था वो धीरे धीरे पीछे चला गया।
लोग न्यूज़पेपर के थ्रू जानने लगे कि दुनिया में क्या हो रहा है। कुछ अच्छा हमें बताना हो तो वो इजी हो गया, वो लोगों के पहुंच में हो गया। अगर कोई रिफॉर्मर या कोई किसी बात को लोगों तक पहुंचाना चाहता था तो वो न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू लोगों को उस बारे में नॉलेज देता था। क्या गलत है, क्या सही है, लोगों को पता लगने लगा। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट दूसरी कंट्रीज में कैसे हो रही है, इंडिया में कैसे हो रही है, पॉलिटिकल क्या सिचुएशन चल रही है इंडिया में और बाहर कैसी चल रही है, हम फाइनेंशियली कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब चीज लोग न्यूज़पेपर के थ्रू जानने लग गए। और इसका बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन टॉपिक्स में, जैसे कि सती का कैसे बैन हुआ, कैसे विडो री मैरिज के लिए परमिशन हमें मिली, कैसे लोग एक साथ एकजुट इस टॉपिक पे लोगों को समझाते थे, इस टॉपिक पे बोलते थे। क्रिटिसाइजर्स भी थे जो इस टॉपिक के बिल्कुल अगेंस्ट में थे, इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे, इस चीज को गलत समझते थे। मगर जो मेजॉरिटी थी वो उन्हीं लोगों की थी जो इस चीज को बैन करना चाहते थे, इस सिचुएशंस को वुमेन के लिए बैन करना चाहते थे। उसमें सबसे बड़ा हाथ हुआ हमारा प्रिंट मीडिया का। प्रिंट मीडिया के थ्रू लोगों को हमने समझाया, रिफॉर्मर्स ने बताया कि क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहले जो हमारे रिफॉर्मर थे जो वुमेन के बारे में बात कर रहे थे वो है राजा राम मोहन रॉय। ईयर 1772 से 1833, कैलकाटा। ये कैलकाटा के थे। कैलकाटा में ही उन्होंने जो शुरुआत थी उनकी वो कैलकाटा से ही हुई थी। इन्होंने अपना ब्रह्म समाज जो है वो कैलकाटा में ही सेटअप किया था। इनका मेन जो मोटिव था वो क्या था, सती प्रथा को बैन कराना। ये काफी एजुकेटेड थे, ये लैंग्वेज भी थे। जो लास्ट चैप्टर में हमने एक वर्ड पढ़ा था जो एक से ज्यादा लैंग्वेज को समझता है और बोलता है, उसे हम बोलते हैं लैंग्वेज। काफी लैंग्वेज के बारे में ये जानकारी रखते थे, जैसे कि संस्कृत, पर्शियन, हिंदी, यूरोपियन एंड मैनी मोर। इनका ये कहना था कि इस सती प्रथा को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए, क्योंकि ये जो है वो बहुत गलत होता है औरतों और लड़कियों के साथ। और इस चीज के क्रिटिसाइजर्स बहुत थे, काफी ब्रिटिशर्स भी थे और काफी इंडियंस भी थे, इंडियन रिफॉर्मर्स भी थे इनफैक्ट। मगर फाइनली इन्होंने इस चीज को बैन करवाया 1829 में। 1829 में प्रिंट मीडिया के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू इन्होंने इस चीज को बैन करवाया। इनका मोटिव ये था कि हम थोड़े वेस्टर्न तरीके से भी बच्चों को एजुकेट करें। वेस्टर्न तरीके से एजुकेट करने का मतलब, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में ये जो है ये प्रथा नहीं थी, विडो मैरिज की नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी, तो वो चाह रहे थे उस चीजों से हम कुछ जो सीख सकते हैं, इनफैक्ट हम वो सीखें, कुछ नया जाने कि दूसरी कंट्रीज में क्या हो रहा है और हम उससे क्या कुछ नया सीख सकते हैं, अच्छा सीख सकते हैं। तो वो उस चीज पे इन्फ्लुएंस में थे कि हम वेस्टर्न कंट्री के जो एजुकेशन है उस चीज को भी हम थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व कर हमारे इंडियन एजुकेशन के साथ। उन्होंने पूरा कैंपेन चलाया। कैंपेन में फाइनली उन्होंने सती प्रथा को बैन करवाया था हमारे ब्रिटिश ऑफिसर्स। वो था 1829। आप इन चीजों को नोट भी करते जाइएगा बच्चों। फिर जो सेकंड रिफॉर्मर थे हमारे हैं ईश्वर चंद विद्यासागर। ये लेकर आए थे विडो री मैरिज के बारे में। इन्होंने कहा जब एक लड़की, अगर जो हस्बैंड है वो एक्सपायर हो गया, वो लड़की वापस शादी नहीं कर सकती, उसका रीजन क्या है। अगर हिंदू मुस्लिम जो उस वक्त 200 साल पहले हिंदू और मुस्लिम जो आदमी हुआ करते थे वो एक से ज्यादा 3-4 राजा और नवाब्स के बारे में हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, वो लोग 2-3-4 जब रानियां रख सकते हैं तो एक विडो, उसकी क्या गलती है कि उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया है, किसी कारण से मर गया है, उसकी क्या गलती है। वो अपनी लाइफ क्यों इस तरीके से एक कमरे में बंद करके सफेद कपड़ों में, इनफैक्ट जो कैलकाटा में तो बाल भी कटवा दिए जाते थे, हटा दिए जाते थे, वो ऐसी सिचुएशन में क्यों रहे, क्यों वो एक फैमिली नहीं बना सकती, क्यों वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती, क्यों वो एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जी नहीं सकती। इस चीज के बारे में उन्होंने लोगों को बताया, बात करी, स्पीच दी काफी।
धीरे 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 ये चीजें जो है दूसरे जो इंडियंस हैं उनको समझ में आने लगी कि ये कितना गलत है जो कि होता है। क्यों जब आदमी कर सकते हैं तो ये बेचारी खुश क्यों नहीं रह सकती। इन चीजों को जब धीरे धीरे जब वुमेन को, लड़कियों को समझ में आए कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, उनको तो तभी पता चलेगा जब वो एजुकेट इस बारे में कोई करेगा। क्योंकि वो अपनी दादी से, अपनी मम्मी से, अपनी नानी से यही सीखती आ रही है कि हमें सती होना है। हस्बैंड अगर नहीं रहता तो हमें, हमारी वापस शादी नहीं होगी, हम घर के अंदर उसी कमरे में रहा करेंगे और उसी कमरे में खाना मिलेगा, उसी कमरे में हमें बैठना सोना है। वही धीरे धीरे जब एजुकेट हुए वो लोग तो उन्हें पता चला कि कैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ऐसा जो कुछ अच्छी चीजें मैं बता रही हूँ, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां से हम वहां से गेन कर सकते हैं, ले सकते हैं, समझ सकते हैं हाँ ये भी हमारे साथ गलत होता है, हर जगह तो ऐसा नहीं है। ये होता है, ये है डेवलपमेंट, ये है रीफॉर्म करना, चीजों को रीफॉर्म करना, समझिएगा। फिर दूसरा हमारा टॉपिक है जो सेकेंड हाफ, जो 19 जो हमारा सेंचुरी है वो जो सेकेंड हाफ होता है तो वहां हमारा लॉ पास होता है। 1856 में लॉ पास हो जाता है, परमिशन मिल जाती है इस चीज की भी कि विडो वापस शादी कर सकती है। एक जो है मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास में जो प्रेसिडेंसी है वो वरसेलंगम पंटलू विडो मैरिज के लिए वो भी सेटअप करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, रिफॉर्मर। ये ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन पे फोकस करना चाहते थे इंडियंस का, कि लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, गर्ल्स एजुकेशन जरूरी है। उसका मतलब क्यों, क्या है उसका रीजन? अगर लड़की या जो औरत है वो एजुकेट होगी तो वो डेफिनेटली अपने बच्चों को भी पढ़ाएगी। वो एजुकेटेड है तो डेफिनेटली कुछ अच्छा सिखाएगी बच्चों को, साइंटिफिक चाहे बोलो कि लॉजिकल चीजें बताएगी, साइंटिफिकली वो उस चीज को बच्चों में भी जो उसने गेन किया है वो डेफिनेटली बच्चों को भी देगी, समझाएगी, एक्सप्लेन करेगी। तो एक औरत का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है एक न्यू जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो उनका मोटिव था स्वामी दयानंद जी का कि मैं ज्यादा से ज्यादा गर्ल एजुकेशन के लिए, उनका कैंपेन था वो इसी टॉपिक पे हुआ करता था। मगर जो इंडियंस थे उनकी थिंकिंग क्या थी, वो ये सोचते थे कि लड़कियां अगर पढ़ने बाहर जाया करेंगी तो घर का काम कौन करेगा, हाउस होल्ड वर्क कौन करेगा। अगर हम उन्हें बाहर भेज देंगे और लड़के भी बाहर जा रहे हैं तो कैसे वो, मतलब हो सकता है आगे चल के वो ये बोलें कि हमें बाहर काम करना है, हम एजुकेशन हो ही गई हमारी और हमारा करियर क्या है। जैसे लड़के बात कर रहे हैं वैसे ही वो करेंगे, वो किसी और घर में उनको शादी करनी, हमें उनको किसी और घर में भेजना है, वो किसी और घर की लड़की। अगर हम उन्हें पढ़ने भेजेंगे वो बोलेंगे करियर की बात हो तो जॉब करेगी, वो तो फिर पढ़ेगी, वो तो शादी भी वैसे नहीं करेगी जैसे हम चाहते हैं, बाल विवाह नहीं होगा अगर मैं लड़कियों को, हम लड़कियों को पढ़ाएंगे। ये इंडियंस की उस टाइम थिंकिंग हुआ करती थी, वो नहीं चाहते थे कि वो बाहर पढ़ने जाए। अगर वो बाद में हुआ ऐसा कि वो सेल्फ लर्निंग पे आ गई, खुद भी पढ़ाई करती थी, उनके भाई भी या हस्बैंड या फिर जो फादर हुआ करते थे, वो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ इनकी स्वामी दयानंद जी के हेल्प से। तो वो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो घर में ही पढ़ने लगे, उनके ब्रदर पढ़ाने लगे, उनके हस्बैंड्स पढ़ाने लगे, उनके फादर, इवन सेल्फ लर्निंग, खुद पढ़ के भी वो काफी आगे बढ़े। स्वामी जी ने आर्य समाज स्कूल कैलकाटा में ओपन किया, पंजाब में उन्होंने आर्य समाज स्कूल ओपन किया, महाराष्ट्र में उन्होंने ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी ओपन की एजुकेशन के लिए। फिर जो 19th सेंचुरी में कुछ इंडियन वुमेन रिफॉर्मर्स जो हैं वो आगे बढ़ के आई नॉर्थ से। उन्होंने कुरान को अरेबिक भाषा में औरतों को पढ़ाना स्टार्ट किया। वो घर पर जाती थी और वुमेन को एजुकेट किया करती थी। उनमें से एक नाम है मुमताज अली का। मुमताज बेगम और भोपाल, उन्होंने प्रमोट किया था एजुकेशन को। प्राइमरी स्कूल्स ओपन की थी उन्होंने गर्ल्स के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए अलीगढ़ में। ऐसे ही बेगम रुकेबा थी, वो पटना में उन्होंने कैलकाटा में यूनिवर्सिटीज वुमेन के लिए बनाई थी।
ताराबाई एक और रिफॉर्मर है, वुमेन रिफॉर्मर है, उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना करके एक बुक लिखी थी। ये एक मैगजीन, एक बुक, एक नॉवल थी जो वुमेन और मैन के जो डिफरेंस था उसको एक्सप्लेन कर रही थी, लोगों तक पहुंचा रही थी बातें। एक और रिफॉर्मर का इसके बाद में जो है एक और वीडियो लेके आऊंगी कुछ और रिफॉर्मर्स का। 19th सेंचुरी के बाद जो 20th सेंचुरी है वो स्टार्ट हो जाती है। जवाहरलाल नेहरू का जो टाइम है वो आ जाता है और उसमें कैसे रिफॉर्म होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू सो मच।